नमस्कार, आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। सरकार ने संसद से नागरिकता बिल पास तो करा लिया, मगर पूर्वोत्तर के राज्यों में बिल पर शुरू हुआ बवाल अब उग्र आंदोलन में तब्दील हो चुका है। सबसे खराब हालात असम और त्रिपुरा में हैं। जगह जगह हिंसा और आगजनी के चलते इन दो राज्यों में ट्रेन और हवाई सेवा रद्द हो चुकी है। कई जगहों पर सेना उतारनी पड़ी है। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि किसी कीमत पर उन्हें ये बिल मंजूर नहीं, क्योंकि इससे उनकी विरासत खतरे में पड़ जाएगी। जिन्हें आश्वस्त करते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर के किसी भी नागरिक पर आंच नहीं आने देंगे। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट में आग भड़का रही है। उधर बिल को असंवैधानिक बताते हुए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। साथ ही कई और याचिकाएं दायर करने की तैयारी भी है। ऐसे में आज का हमारा सवाल है कि पूर्वोत्तर में सीएबी पर विरोध की आग क्यों? असम में आगजनी और हिंसा के पीछे कौन? लोगों को पीएम और गृह मंत्री की बात पर भरोसा क्यों नहीं? क्या पूर्वोत्तर के लोगों की भावनाएं समझने में सरकार से चूक हुई? क्या सरकार का नागरिकता बिल अदालत में ठहर पाएगा? तो आज इन्हीं सवालों पर बहस होगी। चर्चा के लिए इस पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मगर आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सीएबी पर कैसे बुझेगी पूर्वोत्तर की आग? पीएम, गृह मंत्री और सीएम पर क्यों नहीं विश्वास? कांग्रेस भड़का रही है हिंसा की आग। सड़क पर आगजनी और कांग्रेस भड़का रही है हिंसा की आग। सड़क पर आगजनी और प्रदर्शन की ये तस्वीरें असम के नौगांव की हैं, जहां नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में चल रहा प्रदर्शन उग्र हो गया। गुवाहाटी में 11 दिसंबर की रात ही कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। सेना और पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई, मगर प्रदर्शनकारियों पर इसका असर नहीं दिख रहा। उधर तिनसुकिया में रेलवे स्टेशन से लेकर सड़क तक सन्नाटा पसरा रहा और आवाज सुनाई दी तो सिर्फ विरोध की। फिलहाल मैं खड़ा हूँ राष्ट्रीय राजमार्ग 37 नंबर पे खड़ा हूँ। आप देख, मेरे सहयोग विवेक दिखाएंगे। आप देख सकते हैं सड़कें एकदम सुनसान है। इसका कारण यही है जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के 2016 को लेकर असम में जो विगत कई दिनों से जोरदार आंदोलन हो रहा है, उसका व्यापक असर आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 37 नंबर पे जैसे सुनसान ये सड़कें हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं प्रदर्शन कितने जोरों से हो रहा है। मेरे साथ उपस्थित हैं यहाँ के स्थानीय लोग, जो क्या कहना है उनके कैब के ऊपर में, क्या कहेंगे कैब को लेके? आप क्या कहेंगे? पहले बात देखिए कि हम लोग असम सरकार और भारत का जो केंद्रीय सरकार है, इन दोनों सरकार को स्पष्ट रूप से आज हर असम वासी का थ्रू से बोल रहे हैं कि असम को दिल से प्यार करने वाला कोई भी लोग, ये जो कैब तो नागरिकता संशोधन जो विधेयक है, इस विधेयक को ना कभी माना था, ना मानेगा, ना भविष्य में कभी मानेगा। इस बिल का असम का हर नागरिक आज घोर विरोध कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने उनकी समस्या समझे बिना बिल पास कर दिया, जिससे अब नागरिकता पाने वाले शरणार्थी उनके लिए मुसीबत बन जाएंगे। जबकि गृह मंत्री से लेकर पीएम मोदी तक बार बार ये भरोसा दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं असम के मेरे नौजवान साथियों को, वहां के भाइयों को, बहनों को भरोसा दिलाना चाहता हूं, उनको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी उनके अधिकारों को नहीं छीन सकता है। उनके राजनीतिक हक, उनकी सांस्कृतिक विरासत, उनकी भाषा, इन सबको क्लॉज 6 के स्पिरिट के अनुसार
पूरी तरह से सेफगार्ड किया जाएगा। लाखों करोड़ों लोगों को नागरिकता देकर उनके जीवन के अंदर कई दशकों से जो प्रताड़ना वो झेल रहे हैं, जो अपमानित जीवन जी रहे हैं, उनको एक नया जीवन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं। उनके लिए बिल पारित होते ही कल का सूर्य सुवर्णमयी सूरज उगने वाला है। सवाल है कि जब क्लॉज 6 और इनर लाइन परमिट के जरिए पूर्वोत्तर के लोगों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे तो फिर इतना हंगामा क्यों? क्या इस आग के पीछे राजनीतिक साजिश है? भारत का नागरिक है, उनको इससे कोई लेना देना ही नहीं है, उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन झूठ बोले जा रहे हैं। भाइयों बहनों, इसी तरह की राजनीति के लिए ही कांग्रेस और उसके साथी नॉर्थ ईस्ट में भी आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां भ्रम फैलाया जा रहा है। यही तो मैं बोल रहा हूं कि ये लोग विरोध कर रहे हैं सड़क पे, उनको भी पता है आईएलपी है, उनको भी पता है 6 शेड्यूल, पर मैंने अपने ही भाषण में बोला था ये कॉस्मेटिक चेंजेस है। इससे कोई लोगों की जो जिस प्रकार के विश्वास जीतनी चाहिए थी सरकार को, ये विश्वास नहीं जीत पा रहे, और इसके अब लोगों का विरोध आप देख रहे हैं। संसद में बिल का विरोध करने वाली कांग्रेस सड़क पर प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ी है। अगरतला में कांग्रेस के कार्यकर्ता बिल के विरोध में उतरे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं से उनकी झड़प हो गई। पुलिस ने जैसे तैसे दोनों गुटों को अलग किया। धधकते पूर्वोत्तर में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। असम और त्रिपुरा आने जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। असम जाने वाली सभी फ्लाइट भी रद्द कर दी गई है। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में कर्फ्यू लगा दिया गया है। असम के 10 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। गुवाहाटी, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, जोरहाट में सेना तैनात है। त्रिपुरा में असम राइफल्स के जवानों को भी तैनात किया गया है। पूर्वोत्तर के हालात की समीक्षा के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक की। शाह ने निर्देश दिया कि स्थानीय लोगों को समझाने और हिंसा रोकने के हर मुमकिन उपाय किए जाएं। गृहमंत्री अमित शाह 15 दिसंबर को शिलांग भी जाने वाले हैं। मगर सवाल ये है कि क्या नागरिकता बिल को लेकर तैयारी में सरकार से चूक हो गई? क्या पुलिस और प्रशासन ने एहतियाती कदम नहीं उठाए? हिंसा की वजह से असम के एडीजी और गुवाहाटी के पुलिस कमिश्नर का तबादला कर दिया गया। सरकार देर से ही सही एक्शन में नजर आ रही है और लोगों से शांति की अपील की जा रही है। सवाल यह है कि कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद अमन के बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार नागरिकता बिल को लेकर इतनी बेबस क्यों दिख रही है? सवाल यह है कि कश्मीर में प्रदर्शनकारियों को घरों में कैद रखने वाली सरकार पूर्वोत्तर के गुस्से को काबू में क्यों नहीं कर पा रही? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पहले लोकसभा, बाद में राज्यसभा, नागरिकता बिल पारित हो गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से डराए, सताए, भगाए हमारे यहां आए तो आज से वो हिंदुस्तानी हो गए। जी हां, महामहिम राष्ट्रपति की मुहर के बाद अब ये देश में कानून बन जाएगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि संविधान के साथ धोखा हुआ है, संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो सत्ता पक्ष ने कह दिया हम नागरिकता दे रहे हैं, नागरिकता ले नहीं रहे। देश का सवाल है आखिर बिल पर क्यों बवाल है? जी हां, इसी पर आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक पैनल है। पैनल में वो तमाम लोग हैं जिनको आप देखना, सुनना चाहेंगे कि आखिर पूर्वोत्तर में ये जो विरोध की आग धधक रही है, इसके लिए सियासी रोटी सेकने के लिए कौन घी डाल रहा है, कौन पेट्रोल झोंक रहा है। आज इसी पर चर्चा होगी। मेरे साथ बीजेपी का पक्ष, क्योंकि आज इस बात को लेकर जो संदेह मचा हुआ है, नागरिकता बिल को लेकर जो डर का माहौल पैदा हुआ है, इस पर सफाई देंगी, इस पर अपना पक्ष रखेंगी, सरकार की बात कहेंगी। अनिला सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हमारे साथ शारदा प्रसाद साहब,
जी हां, आप आसाम के पूर्व महानिदेशक हैं, पुलिस महानिदेशक। आपने इस तरह के कई आंदोलनों से डील किया है, आपने असम में भड़की हुई आग को डील किया है। आज वो बताएंगे कि क्या वाकई पूर्वोत्तर में जो चल रहा है कितना सही, कितना गलत, और आखिर इस हंगामे के पीछे साजिश है क्या। हमारे साथ दीपक झा, जी हां, दीपक झा राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपकी विचारधारा कांग्रेस के आसपास है। आप बताएंगे कि पहले आपको मुसलमानों की बात थी, अब आप संविधान पर ले आए। मुसलमान से संविधान का ट्रांजिशन क्यों। हमारे साथ तौसीफ अहमद खान साहब, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, बड़े शालीन हैं, जवाब देने का अंदाज भी बड़ा गहरा होता है, और उनके पीछे रखी हुई किताबें ये बताती हैं कि वो पढ़ते लिखते भी रहते हैं। इनसे पूछेंगे कि आखिर बंगाल में ममता को क्यों नहीं पसंद नागरिकता बिल। जी हां, और हमारे साथ दो छात्र हैं, जी हां, ये छात्र जो पूर्वोत्तर की सड़कों पर हैं। मेरे साथ हेंगम रीबा अरुणाचल प्रदेश से और अमलान दास आसाम से। जी हां, सबसे पहला सवाल अनिला जी आपसे, मुसलमान डरा हुआ है या डराया जा रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को लेकर एक बात कही जाती है अनिला जी, बात यह है कि आप लोग आरएसएस की विचारधारा के एजेंडे को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, यह विपक्ष का आरोप है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि विपक्ष जो है एक झूठों का पुलिंदा, मैं कहूंगी कि अगर वो ये कह रहे हैं कि भारतवर्ष में रहने वाले मुसलमानों को डरना चाहिए, केवल भारतवर्ष नहीं, मैं तो कहती हूँ विश्व में कहीं पर भी कोई भी मुसलमान है, अगर वो आतंकवादी नहीं है, अगर वो अपराधी नहीं है, तो उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज चाहे वो आरएसएस का कोई व्यक्ति हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, क्या हमारी विचारधारा ऐसी है कि हम लोगों को डराएं? जबकि हम तो कहते हैं हमारी विचारधारा वो है कि देश को सर्वोपरि मानते हुए देश हित के लिए सारे कार्य करें, और इतिहास गवाह है, चाहे वो आरएसएस रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, हर जो कदम उठाया है वो कदम उठाया है जिससे देश जो है वो मजबूत बने, विश्व में जो हमारा सर है वो गर्व से उठे। आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिसकी वजह से जो हमारे भारत माता है उसका सर जो है ऊपर उठने की जगह नीचे झुकने का उसको जरूरत पड़े। और सीधी सी बात है, ये जो बिल लेकर आए हैं हम, अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं हम, इसमें यहाँ के रहने वाले मुसलमानों के लिए तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से उनको डरना चाहिए। ये 3 इस्लामिक देश ऐसे हैं जो उन इस्लामिक देशों की जो माइनॉरिटीज हैं उनको ट्रॉमेटाइज किया जाता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है, उनके पास ऐसी कोई जगह नहीं होती है जहां पर वो जा सके। अगर हम उनको सुविधा दे रहे हैं तो उसमें कौन सी आपत्ति है? या आपत्ति करने वालों से मेरा सीधा सा प्रश्न है, वो ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों के लिए आप ये क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये जो 3 मुस्लिम कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, क्या वहां पे मुसलमानों की जो जिंदगी है वो कि उन पर किसी प्रकार का कहर बरप रहा है? या उत्तर दे उसका। और फिर भी मैं कहती हूं अगर कोई भी मुसलमान एक आखिरी बात कह दूं, फिर भी इन तीनों इस्लामिक देशों में अगर कोई भी हमारा भाई और बहन भारतवर्ष की नागरिकता लेना चाहता है वो अप्लाई करे। अभी हमारे जो गृह मंत्री उन्होंने बताया है ना, 5 वर्ष में उन्होंने 566 नागरिकता दी कि नहीं दी है इन देशों की। तो सीधी सी बात है, भय का माहौल ना फैलाया जाए, भ्रम ना फैलाया जाए। लेकिन एक बात जो सामने आ रही है अनिला जी, जो लगातार हम लोग सुन रहे हैं और जो विपक्ष से सुर आ रहे हैं, वो ये है कि एनआरसी और डिटेंशन सेंटर ये इसका जरिया बनेगा। आखिर उसका जवाब आपके पास क्या है? क्या ये नागरिकता रजिस्टर जो 19 लाख असम की बात है उस पर भी हम आएंगे। आपसे आज केवल एक ही इल्तजा है कि ये जो भय का माहौल पैदा हो रहा है, ये जो डर का माहौल पैदा हो रहा है, ये जो सांप्रदायिक भावना को भड़काने की कोशिश हो रही है, न केवल सीमा के अंदर से बल्कि सीमा पार से भी ये सुर आ रहे हैं। तीखी मिर्ची लग गई है इमरान को, तो आज आप सफाई करें, सफाई दें कि आखिर ये जो बात है ये अपने आप में एक भ्रम है और ये केवल सियासत के लिए हो रहा है। अब बिल्कुल देखिए, भ्रम की तो मैं क्या बात कहूं, और खासतौर से मैं कांग्रेस के विषय में कहूंगी कि लगातार झूठ पर झूठ। पहले तो जैसे अभी आपने मुझसे प्रश्न किया कि भाई मुसलमानों के बारे में कहा जा रहा है कि भाई आपके लिए देश जो है बेहद असुरक्षित हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं। अभी मैंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया। दूसरी बात यह है कि पूर्वोत्तर राज्य हैं, वहां पर इस प्रकार की इन्होंने पूरे भ्रम फैलाया हुआ है कि अब तो आपका जो सोशल फैब्रिक है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा, जबकि बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा गया है पूर्वोत्तर राज्य जैसे कल थे वैसे ही आज हैं, वैसे ही कल रहेंगे, वहां पर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। फिर भी झूठ फैलाया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है इनको मिलता क्या है, देश को आग में झोंकने से इनको मिलता क्या है? युवाओं को गलत रास्ते पर डालने से मिलता क्या है? ये जान लेते हैं। दीपक झा,
आखिर क्या मिल रहा है आपको ये आग भड़का कर? झूठ का पुलिंदा कब तक आप दुनिया को बताएंगे, डराएंगे? मुसलमान डरा हुआ है, जबकि ये साफ हो गया है कि ये नागरिकता देने का बिल है, लेने का नहीं। देखिए मनीष जी, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। मैं तो मोदी जी को कहता हूं, आपका राष्ट्रवाद आपको मुबारक, मेरा राष्ट्रवाद मेरे को मुबारक, क्योंकि मैं भी हिंदुस्तानी हूं। आपसे बात करते हैं, सवाल करते हैं, तो आपका इतना शर्मिंदगी भरा बयान संसद भवन में देते हैं कि यहाँ पाकिस्तान की भाषा बोली जा रही है संसद भवन में। भाई आप संसद भवन में बैठे हैं, उसकी गरिमा को तो बनाए रखिए। कौन वहां पाकिस्तान की भाषा बोलता है? मतलब जिसका सवाल आपको अच्छा ना लगे उसको आप पाकिस्तानी बोलते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री का स्तर हो जाता है। इस तथ्यहीन, शर्मनाक है और झूठ फैलाते हैं कांग्रेस के लोग। ऐसा अनिला जी बोले, अरे मोदी जी के कितने सुन लीजिए आप, स्पष्ट कर दीजिए ना, तो राहुल जी के और इमरान जी के ट्वीट अनिला जी क्यों होते हैं? आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप सुन लीजिएगा। प्रधानमंत्री जी कितने झूठ पे झूठ बोले हैं, उनका पिछले 5 सालों पे सोशल मीडिया पे बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है। इस डिबेट में मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, जनता समझदार है। आज बात होती है नॉर्थ ईस्ट की। आप धर्म के आधार पे किस तरह से शरणार्थियों की बात करते हैं? राम दे सकती हैं अनिला जी, नहीं, आप रिबल्टल दे सकते हैं। सुनिए मनीष जी, आपने धर्म के आधार पे संरक्षण देने की बात करते हैं, धर्म के आधार पे शरणार्थी की बात करते हैं। एक क्या है, राम की बात करते हैं आप लोग, राम की बात करते हैं। राम ने दूध बना के हनुमान को भेजा था लंका में, जब दूध भेजा था हनुमान को, उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त रावण ने नागरिकता बिल पे आज की डिबेट का आप राम पर न ले जाएं। नहीं, कैसे नहीं ले जाएंगे? ये लोग राम के नाम की शपथ खाते हैं ना, इनको राम के नाम की शपथ खाते हैं ना, राम की इज्जत करते हैं, राम की पूजा करते हैं। तो सुन ले, हनुमान को दूध बना के भेजा था, रावण में पूछ में आग लगा के छोड़ दिया था, और ये लोग पूरे देश में मेरी बहस अयोध्या पर नहीं, मेरी बहस अयोध्या पर नहीं, मेरी बहस अयोध्या पर नहीं। रावण के समय में भी शरणार्थियों को संरक्षण दिया जाता था, मृत्यु का भय दिया जाता था कि मृत्यु से आप मुक्त हो। तो आज आप धर्म के आधार पे कैसे निर्णय लेते हो? हिंदू मुस्लिम कैसे कर सकते हो? किसी को मत दीजिए। बांग्लादेश का हिंदू बांग्लादेशी है, नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? बांग्लादेश का सिख, बांग्लादेश का ईसाई, बांग्लादेश का जैनी बांग्लादेशी है। हिंदुस्तानियों पे, हिंदुस्तानियों पे अधिकार है, सारे हिंदुस्तानी, कोई भी धर्म। क्या कांग्रेस वालों को पढ़ाई लिखाई नहीं आती? ईसाई, बांग्लादेश का जैनी बांग्लादेशी है। हिंदुस्तानियों पे, हिंदुस्तानियों पे अधिकार है, सारे हिंदुस्तानी, कोई भी धर्म। क्या कांग्रेस वालों को पढ़ाई लिखाई नहीं आती? क्या आपको आती है? आपने कैसे कह दिया कि हम बांग्लादेश को, हिंदू मुसलमान को अपने देश में बुलाएंगे? आप इसकी गारंटी कैसे ले सकते हैं? नहीं, आप बताइए मनीष जी। पर कांग्रेस नेशन से भी ऊपर ये अल्पसंख्यक नहीं है क्या? ये अल्पसंख्यक नहीं है, सिख हो गए, पारसी हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए। ये एक इस्लामिक मुल्क में अगर वहाँ अल्पसंख्यक हैं तो डराए सताए हैं। सुनिए, सारा ज्ञान अनिला जी को और इनकी पार्टी के लोग हैं। हम लोग तो निकम्मे हैं, नालायक लोग हैं। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी नालायक निकम्मे हैं। मैं चाहूंगा अपने लिए भी सवाल करें, इस्तेमाल न करें, हम आप खुद के लिए भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल न करें। जेल में डालिए। आप कांग्रेस को देशद्रोही बोलते हैं, कांग्रेस के सारे नेताओं को जेल में डाल दीजिए, इमरजेंसी लगा दीजिए। दीपक झा, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे पास पूर्वोत्तर से आए छात्र भी हैं। मुझे आप सुनिए दीपक झा, मेरे पास वो छात्र भी हैं, शारदा प्रसाद साहब हैं, इनसे मैं सबसे आखिर में आऊंगा ताकि सबकी बात सुन ली जाए। तौसीफ खान साहब, तौसीफ साहब, आखिर नागरिकता बिल की क्रांति को लेकर इमरान खान से लेकर ममता बनर्जी को तीखी मिर्ची क्यों लग रही है? देखिए, ये गलतफहमी मैं आपकी दूर कर दूं कि सिर्फ इमरान खान को या सिर्फ ममता बनर्जी की बात नहीं है, ये देश के हर एक नागरिक का बात है। आज असम जल रहा है, देश के हर कोने में लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ सवाल संविधान का है, संविधान के पालन करने का है। अब हमारे देश के गृह मंत्री जी वो अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले स्टाइल में पार्लियामेंट में सबको ज्ञान दे रहे हैं कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन है क्या। रीजनेबल क्लासिफिकेशन उन्होंने अब ये बता दिया है कि भाई अगर आप संविधान का उल्लंघन करते हो, उस उल्लंघन में अगर आप सिर्फ मुस्लिम को
एक्सक्लूड करते हो तो वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो गया। तो ये ज्ञान जो है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं रखते, वो हमारे देश के असली कानून का, अपने संविधान का ज्ञान रखते हैं। उनको, देश के गृह मंत्री को उनका जवाब सुप्रीम कोर्ट में मिल जाएगा। ये कानून हर लिहाज से संविधान का वायलेशन करता है। से हारे तो अब इसमें आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देख लिए, मानवता के ग्राउंड पे देख लिए, या आप इसमें आर्टिकल 14, 15, 21 संसद से हारे तो अब कोर्ट के सहारे। जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि संसद में तो नंबर आंकड़ा है बीजेपी का, संसद में तो आंकड़ा बीजेपी का है। बैठकर वहां पर वोट करते हैं, विचार करते हैं, आपस में क्वेश्चन आंसर्स चलते हैं। तो यानी कि जो पार्लियामेंट है, जो ये कहा जाता है संविधान का मंदिर है, ये वो बिल्कुल बेकार हो गया, बिल्कुल बेकार हो गया। जब प्रधानमंत्री जी वहाँ पे हमारी आदि भाषण देते हैं, प्रधानमंत्री का भाषण छात्रों को लाने दीजिए, पार्लियामेंट के बताइए कि आखिर कितने परसेंटेज आप बता दीजिए, 40% के ऊपर 40 से ज्यादा प्रतिशत जो है उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहा है। क्या आप लोग किसी के हाथ में खेल रहे हैं? करप्शन केसेस है, क्रिमिनल केसेस है, ये भगवान नहीं है। यही कहना चाहता हूं कि हमेशा हमारे प्रस्तावों को खारिज किया गया, हमेशा हमें कभी नहीं सुना गया, आज भी यहां पे भी नहीं सुन रहे। बीजेपी और कांग्रेस अपने आप में हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करते हुए जा रहे। नॉर्थ ईस्ट इज नेवर अ हिंदू मुस्लिम थिंग। 600 साल पहले श्रीमंत महापुरुष शंकरदेव और श्री अजान फकीर ने हमारे बीच में से हिंदू मुसलमान का डिवीजन खत्म कर चुका था। इट इज अबाउट दोस इंडिजिनियस पीपल। ये इंडिजिनियस राइट्स के बारे में है, इंडिजिनियस राइट्स खत्म होते हुए जा रहे हैं। अब जो लॉर्ड कर्जन का अमलान, मैं आपकी भी राय, और मेरे साथ शारदा प्रसाद साहब हैं, हेमांग हैं, उनको नहीं ला पाया हूं। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। जी हाँ, आप कहीं जाइएगा मत। जी, पूर्वोत्तर क्यों धधक रहा है? क्या इसके पीछे कोई सियासी साजिश है? ब्रेक के बाद इंतजार करिएगा, देश का सवाल जारी है। है बिल पर क्यों बवाल है? जी हां, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अमलान, आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद हेमांग रिबा आप अपनी बात रखकर कि आखिर पूर्वोत्तर में आप लोग क्यों सड़क पर निकले हुए हैं? क्या नागरिकता बिल को लेकर असम के साथ नाइंसाफी हुई है? जी, ये बिल्कुल भी एक नाइंसाफी है, ये तो बैक स्टैबिंग है, ये छुरा घोंपने जैसा काम है। क्योंकि हमारे पैनल में ऑलरेडी लॉयर्स प्रेजेंट है, तो उनको पता होगा अबाउट द 1971 एजिटेशन लैंग्वेज मूवमेंट, और उसके बाद हुआ असम अकॉर्ड। असम अकॉर्ड में क्लियरली कहा जाता है कि आफ्टर 1971 जो शरणार्थी आए हैं, दे विल बी ट्रीटेड एज इलीगल इमिग्रेंट्स। बट ये बिल के सेकेंड पोजीशन, सेकेंड पार्ट में कहा गया है ऑन द बेसिस ऑफ 3 कंट्रीज, 3 देशों के तहत और 6 रिलीजन के तहत उनको इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं करार दिया जाएगा। इट वॉज अ प्रॉमिस विच इज बीइंग मेड टू अस, वी द एसएमईज। हमें एक प्रॉमिस किया गया था, वो प्रॉमिस आज बिल्कुल खारिज किया गया। ऑलरेडी हमने 20 साल का बोझ अपने आप पे लिया, हम अभी उसको बोझ नहीं मानते, वो हमारे ही सदस्य। अमलान, मैं आऊंगा आपके पास। हिंगम रिबा, आप लोग सड़क पर उतरकर इस तरह से आपको लगता है आपको न्याय मिल पाएगा? अगर हमको देश का पार्लियामेंट न्याय नहीं दे रहा, वो लोग हमारे बात नहीं सुन रहे। जब ये बिल पार्लियामेंट से आने से पहले हमने कितना प्रोटेस्ट किया, हम रोड पे गए, हमने बहुत प्रोटेस्ट किया, लेकिन लोकसभा में ये बिल पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया। अब हम करें तो क्या करें? सुप्रीम कोर्ट के पास गए, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहे, लेकिन हमें अपने दम पे तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो आगजनी करेंगे आप लोग? नो, आगजनी इज नॉट द राइट थिंग, ऑफ कोर्स, बट जो गवर्नमेंट संख्या हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, अब हम करें तो क्या करें? सुप्रीम कोर्ट के पास गए, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहे, लेकिन हमें अपने दम पे तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो आगजनी करेंगे आप लोग? नो, आगजनी इज नॉट द राइट थिंग, ऑफ कोर्स, बट जो गवर्नमेंट संख्या के बूते पे कर रही है, गवर्नमेंट को लोकसभा राज्यसभा दोनों में बहुत ज्यादा संख्या है, हमने उनको इतना मतदान दिया, हमको लगा कि वो मानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से इतने सारे एमएलए एमपी सारे बीजेपी के, हमको लगा था कि वो हमारे लिए सोचते हैं। अगर वो हमारे लिए सोचते होंगे,
अगर वो हमारे लिए उन्होंने कभी सोचा होगा तो वो ये बिल कभी लेकर ही नहीं आते। और आप हमारी लोगों को गलती- परेशानी है हिंगम, जो मुझे लगता है, अमलान मैंने आपकी बात समझी, हिंगम आपकी बात समझी, आप लोगों को परेशानी है आपका नेट काम नहीं कर रहा, आप लोगों को परेशानी है कि आप नेट के जरिए जो जुड़े रहते थे 10 चीजें आपकी नेट के जरिए होती थी, वो बंद होना भी आपके लिए एक परेशानी का सबब दिखाई दे रहा है। ये एक परेशानी का सबक है, बट ये कम है। इस द मेन प्रॉब्लम इज द असम कल्चर। हमारे असमिया जो संस्कृति ये इसको धकेल रहा है। पहले भी बांग्लादेश के विभाजन में कितने सारे बांग्लादेशी, चाहे वो हिंदू हो हिंगम, मुस्लिम इसका हो। जवाब एक ही व्यक्ति हमारे बीच में जो बैठे हुए हैं, शारदा प्रसाद साहब। जी हां, शारदा साहब असम के आईपीएस रहे हैं, आप महानिदेशक रहे पुलिस के। शारदा प्रसाद साहब, ये आग कब रुकेगी और इस बिल में बड़ी आग है? मैं आसाम के परिप्रेक्ष्य में ही बात करूंगा और मैं कहूंगा कि शायद स्थिति का आकलन सही नहीं हुआ, क्योंकि इंटेलिजेंस फेल्यूर है, आप ये कहना चाहते हैं? आकलन सही नहीं हुआ। अभी एग्जैक्टली इंटेलिजेंस ने क्या कहा, उनकी सुनवाई हुई भी कि नहीं, ये कहना भी सही नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट दी हो और जो आज हमारे पास में वहां पर राजनीतिक तंत्र है, उन्होंने सोचा होगा कि क्या नाम, जो हमारे पास में राजनीतिक सॉल्यूशंस हैं, हम उस पर आगे बढ़ेंगे। कोई हर मामले में जरूरी नहीं होता है कि इंटेलिजेंस की सुनवाई ही हो, इंटेलिजेंस अपनी रिपोर्ट बना के देता है। शारदा साहब, ये आग कब रुकेगी? आपने इस तरह के कई आंदोलन से डील किया है, आपने खुफिया विभाग भी असम का संभाला है। हम ये जानना चाहते हैं, आज दर्शक जो इंडिया न्यूज देख रहा है, छात्र सड़कों पर है, आग धधक रही है, सुबह शाम वहां पर आप हिंसा की खबरें देख रहे हैं, ये देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर, ये आग कैसे रुकेगी? कौन है जिम्मेदार? कौन है इसमें जो घी का काम कर रहा है? आप ऐसे देखिए, पहले मैं इसको शुरू से देख रहा हूं। देखिए, आसाम में जो विद्यार्थी सड़क पर आए हैं वो स्वतः आए हैं। उस समय उनके पास में कोई बैक में कोई राजनीतिक तंत्र नहीं था। केवल अब आंसू उसमें ज्वाइन किया है आंसू ने, और कल चांदमारी, गुवाहाटी के चांदमारी में, यानी ये डायरेक्शनलेस एजिटेशन है। ये शुरू हुआ था उसी तरह से, डायरेक्शनलेस एजिटेशन से। आज उसमें आंसू ने ज्वाइन किया है। अभी एजीपी का दो मत है, कोई करें नहीं करें ठीक नहीं है। और आग में घी डालने का काम तो बहुत लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग आग लगा रहे थे उनके चेहरे भी मैंने देखे। मैं तकरीबन एक असेसमेंट कर सकता हूं कि कौन विद्यार्थी है, कौन नहीं विद्यार्थी है। तो मेरा अपना विचार यह है कि ये आंदोलन जो कि स्वतः हुआ और शायद डायरेक्शनलेस था, मैं कहूंगा, पर अब उसमें ऐसे लोग घुस गए हैं जो कि इसको बदनाम करना चाहते हैं और बदनाम कर देंगे। क्योंकि आज देखिए, कल भी रात में गुवाहाटी शहर में बिजली काट दी गई, उसके बाद आगजनी हुई। आज भी शाम से बिजली काटी हुई है, पूरे शहर में अंधेरा है और उसके बाद आगजनी हुई। साहब, एक छोटा सा मेरे मन में प्रश्न पैदा हो रहा है आपके इस जवाब पर, वो ये कि आकलन आखिर, चूंकि आईबी की भाषा, इंटेलिजेंस की भाषा थोड़ा मैं भी समझता हूं, आपने आकलन की बात कही। आकलन असम सरकार का फेल हुआ, आकलन हमारे देश की आईबी का फेल हुआ। ज्वाइंट डायरेक्टर होंगे वहां पर आईबी के, वो भी इकट्ठा कर रहे होंगे जानकर कि किस तरह का आकलन आपको लगता है जहां पर चूक हुई है? नहीं, मैंने नहीं कहा कि आकलन फेल हुआ। मैंने कहा जो आकलन है उसके मुताबिक काम नहीं हुआ है। आकलन तो किया ही होगा और आकलन में गलती नहीं होती है, क्योंकि चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो और चाहे स्टेट स्पेशल ब्रांच हो, मैं भी स्टेट स्पेशल ब्रांच का हेड रहा हूं, आकलन में गलती नहीं होगी। लेकिन उस आकलन के बाद जो कार्रवाई होती है वो उसके मुताबिक होगी कि नहीं, ये एक राजनीतिक डिसीजन होगा और राजनीतिक डिसीजन लिया गया है। लेकिन इसको इस तरह जो मैं आज देख रहा हूं, ये करीब करीब वही रिपीट हो रहा है जो कि असम आंदोलन के शुरू में जैसा हुआ था। सेना को बुलाने की बात हो गई है, सेना बुला ली गई है, तो ये अपने आप में संकेत ये बताता है कि ये आग जल्द नहीं रुकेगी। एक ही डिफरेंस है, असम आंदोलन जब शुरू हुआ था तो उसमें इस प्रकार की आगजनी से नहीं शुरू हुआ था। इस बार जब शुरू हुआ है तो आगजनी से शुरू हुआ है, और सिर्फ आसाम के गुवाहाटी में ही नहीं है, मैं छोटे छोटे कस्बों की बात कर रहा हूं जिनमें की आगजनी हुई है। ऊपर डिब्रूगढ़ से लेकर के नॉर्थ बैंक, साउथ बैंक, पूरा ही आसाम उपत्यका जो है, आसाम वैली जो है, उसमें जितने भी राज्य वो हैं, जिले हैं, सब में ये समस्या है
विश्वनाथ चाराली में भी समस्या है, जो कि तेजपुर जाने के रास्ते में है। इधर रंगिया में भी समस्या है, डिब्रूगढ़ में भी समस्या है, जोरहाट में भी समस्या है। और 3 जिले ऐसे जहां सबसे ज्यादा इसको लेकर जो आप उल्लेख कर रहे थे। शारदा साहब, मैं आपके पास आऊंगा। अजय कुमार जी एलजेपी प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ हैं। आखिर मुसलमानों को डराकर, मुसलमानों में संदेह पैदा कर क्या हासिल करना चाहती है सियासत? अजय जी। नहीं जी, मैं आसाम के संबंध में हिंदू मुसलमान में अजय जी से पूछा। आसाम के संबंध में हिंदू मुसलमान में जाना एकदम गलत है। नहीं, मैं अजय जी से बात कर रहा हूं, क्योंकि देश में जो स्थिति और माहौल पैदा किया गया है, मुसलमानों को जो डराने की स्थिति है, एक सांप्रदायिक तनाव के संकेत मिल रहे हैं। अजय जी, देखिए, कौन से मुसलमानों की बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने साफ तौर पे कहा कि देश के मुसलमान जितने कल सुरक्षित थे उतने ही आज भी सुरक्षित हैं। न उनके हक पे कोई हमला किया गया है, न उनके हकूक पे हमला किया गया है। लेकिन ये एक साजिशन, जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो वो बहस हुई इतनी लंबी चौड़ी, पिछले 2016 से बहस चल रही है। और जब ये मुसलमानों को बांग्लादेश वार के बाद मास लेवल पे नागरिकता देते थे, या जब ये इलीगल तरीके से उनको बसा करके उनका राशन कार्ड बनवाते थे, उनका आधार कार्ड बनवाते थे, और वोटिंग, आपको मालूम है किस तरह से चुनाव जीत करके लोग आया करते थे। और आज जो हमारी बहन यहां बैठी है, और ये अस्मिता और हमारे जो दोस्त आसाम से बैठे हैं, देखिए आसाम का बहुत बड़ा रोल है इस देश के राष्ट्र निर्माण में। उन्होंने एक बहुत बड़े अभी वहां के आदमी को कोट किया, मैं बिल्कुल सहमत हूं उससे। इनको जो भड़काने का काम है, एक बात बताइए, ये शारदा साहब बैठे हैं, वहां पुलिस में रहे हैं, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आसाम की इस अस्मिता पे हमला शुरू किसने कराया? वेस्ट बंगाल से ला करके जब असम का निर्माण हुआ तो बसाने वाली कौन सी सरकार थी? आज स्थिति क्या है? चलिए इस एक्ट को हम 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं। आखिर ये लोग वहां रह तो रहे, इसमें हिंदू और मुसलमान भी है। क्या हुआ? एक एक्ट का हवाला दे देता हूं, आसाम इमिग्रेंट एक्सपल्सन एक्ट ऑफ 1958। कार्रवाई क्या हुई? ये तो वहीं रहते रहे, तो आज कम से कम एक विभाजन तो हो गया। ये लीगल है और ये इलीगल है। वो आसाम से एक मुख्य सवाल, मुख्य अमलान में आऊंगा। अनिला जी, आप लोगों पर सीधा आरोप है कि आपका जो डीएनए है, यानी कि बीजेपी का जो डीएनए है, वो मुसलमान विरोधी है। बिल्कुल भी नहीं। ये बताइए, जो ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से जो राहत दिलाई, वो किसने दिलवाई? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तो दिलवाई। नरेंद्र मोदी जी की लड़ाई थी, जिसकी वजह से आज जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं वो आजादी से सांस ले सकती हैं। तो क्या ये एक मुस्लिम विरोधी कदम उठाया हुआ है हमने? जी, दीपक झा, जवाब मिल गया आपको? जवाब मिल गया। और ट्रिपल तलाक की बात करते हैं। ट्रिपल तलाक, आपके धर्म में कोई इंटरफेयर करे तो आप कहते हैं कि भाई हमारे धर्म में किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। आप किसी के धर्म में जाते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं, वहां की औरतें कहती हैं हमें कोई समस्या नहीं थी। ये तो खैर डिबेट की बात है, इस पे 1 घंटे हम कभी और डिबेट कर लेंगे। लेकिन आज मुद्दों की हम बात करें, आज असम क्यों जल रहा है? आज भाजपा के दीपक जी, ये मेरी बहस का आखिरी पड़ाव है, मेरी बहस का आखिरी पड़ाव है। तौसीफ अहमद खान साहब, तौसीफ साहब बंगाल में लागू नहीं होगा। तौसीफ साहब बंगाल में लागू नहीं होगा। दीपक जी, आप जो आरोप लगा रहे थे कि संविधान खतरे में, मुसलमानों को डराया जा रहा है, मुसलमानों का क्या होगा, वो जवाब आपको मिला। तौसीफ साहब, छोटा जवाब, बंगाल में एनआरसी और ये नागरिकता संशोधन लागू नहीं होने देंगे। देखिए, हम तो डेमोक्रेसी में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं। आप यहाँ के लोगों का जो ख्वाहिश है, आप उसी बात को नमक करेंगे। अगर यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमें यहाँ एनआरसी नहीं चाहिए, हमें सीएबी नहीं चाहिए, तो आप जबरदस्ती क्यों हम पे लाद देना चाह रहे हैं? आपके पास में इंटेलिजेंस है, आपके पास तो बहुत बड़े गवर्नमेंट है। आप लोगों के से जा कर पूछिए, गांव आप जाइए, बंगाल के डिस्ट्रिक्ट में गांव में जाकर लोगों से पूछिए, वो कहेंगे कि हमें ना एनआरसी चाहिए, ना हमें सीएबी चाहिए।
है कि CBI भी नहीं आप हिंदू मुसलमान कम सोचिए, नॉर्थ ईस्ट के बारे में सोचिए। मैं आप लोगों से केवल एक ही बात कहना चाहूंगा। हमारे इंडिया न्यूज के देख रहे दर्शकों ने आप सबको सुना। आज दीपक जी मुझे बहस खत्म करनी है, दीपक जी मुझे बहस खत्म करनी है, अमलान मुझे बहस खत्म करनी है। दर्शकों ने आपको देखा सुना। आवश्यक यह है कि वीणा की तारों को झंकृत किया जाए ताकि उससे निकलने वाले सुर और लय को समझा जाए। जी हां, देश में कानून बनते रहेंगे, कानून बनते रहे हैं। जरूरी यह है कि देश की पहचान मुल्क में रहने वाले लोगों से होती है। तो सामंजस्य और धैर्य, धीरज के साथ, समावेशी सोच के साथ आगे बढ़े। ये हिंदुस्तान है, नई सदी का हिंदुस्तान है। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के सिलसिले को दिन भर की पिटारे को लेकर, यानी खबरों के पिटारे को लेकर आएंगे मेरे सहयोगी राकेश पांडे, आंख कान खोल के 7:55 पर।